नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और समय है विजन अमरावती। विजन अमरावती में हम रोज किसी न किसी के साथ में अमरावती के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है, कुछ राजनेता, कुछ समाज सेवक, कुछ चिंतन करता, इन सारे लोगों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अमरावती कैसा होना चाहिए, इस पर हम लगातार हमारी चर्चा जारी है। बहुत सारे सुझाव आए, कुछ अमल हुए, कुछ होना बाकी है। गत कई दिनों से दो तीन चीजें अमरावती में बहुत इसमें चर्चाओं में, एक एलबीटी हटेगा नहीं हटेगा, एलबीटी हटा, पार्शियल हटा। उसके बाद में कुछ शहर में टैक्स को लेके बहुत सारी लोगों में भ्रम था या कुछ ज्यादा लाद दिया गया था। 6 गुना टैक्स लग रहा है, मौजमाप हो रहा है, बहुत सालों से हुआ नहीं। और एक महत्वपूर्ण चर्चा जो पूरे देश में चल रही है, देश में अभी सरकार हमारी भाजपा की आई है, जो अभी कई सालों से जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी, अभी भाजपा की सरकार, कुछ नया विजन उन्होंने रखा है शहरों के लिए। उसमें कहीं अमरावती शहर का नाम उछल रहा था। जी हाँ, बिल्कुल, स्मार्ट सिटी को लेकर अमरावती का नाम पूरे देश में चर्चा में। हमारे यहाँ के कई राजनेता उसके लिए प्रयासरत है, अमरावती के आयुक्त प्रयासरत है। लेकिन क्या स्मार्ट सिटी के लायक अमरावती है? क्या स्मार्ट सिटी अमरावती हो सकती है? हमारे साथ में आज अमरावती के चिंतनकर्ता और लगातार 35 सालों से राजनीति में रहे, छात्र जीवन से अपनी राजनीति शुरू की, 35 सालों से रहे, 10 साल महानगरपालिका में नगर सेवक का पद रहा उनका, और 21 साल तक उन्होंने अमरावती यूनिवर्सिटी में सीनेट मेंबर के रूप में अपनी भूमिका निभाई। चिंतनकर्ता, अमरावती की भौगोलिक और इतिहास की जानकारी रखते हुए आज हमारे साथ में मिलिंद चिमोटे। नमस्कार मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज़ चैनल में। शुक्रिया। और आपको विशेष करके जो बहुत अभी चर्चा चल रही है अमरावती शहर में स्मार्ट सिटी, बाकी लोगों से हमने बहुत अलग अलग अमरावती के लिए विजन लिए, नगर सेवकों से लिए, लोगों से स्वास्थ्य के विषय लिए, कचरा विषय में लिए, डेवलपमेंट के बारे में लिए। लेकिन आपसे हमारी अपेक्षा कि स्मार्ट सिटी के बारे में अमरावती शहर वालों को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी और चाहिए पूरी। स्मार्ट सिटी मुझे नहीं लगता कि एक बैठक में आपके साथ में चर्चा में खत्म होगा, तो ये इसके लिए समय भी आपसे लगेगा और एक विजन चाहिए आपका भी कि क्या स्मार्ट सिटी हो सकती। सबसे पहले तो स्मार्ट सिटी के लायक क्या अमरावती शहर है? देखिए, स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है एक बहुत ही आधुनिक तरीके का कंसेप्ट है। कोई एकदम नई बात आई है, ऐसी धारणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात जरूर है कि शाश्वत, पर्यावरण पूरक और स्वच्छ जीवन और व्यक्ति जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके जीवन में ये सारी सुविधा इस तरीके से हम लोग उसको डेवलप कर सके, अर्बन एरिया जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने ये मिशन स्मार्ट सिटी जो दिया है, हमारे पंतप्रधान जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने 25 जून 2015 को इस प्रकार की घोषणा की थी कि देश की 100 शहर जो है, सिटीज है, उसको मिशन स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत हम लोग निकालेंगे, तैयार करेंगे। चर्चा तो बहुत दिन से चल रही थी, 15 जून को घोषित हुआ, उसके पहले भी चर्चा तो चली रही थी, चर्चा चल रही थी, पर अभी 4 महीने 6 महीने से मुझे लग रहा है अभी जो गाइडलाइंस आई उसकी स्मार्ट सिटीज की, तो उसमें ये है कि शाश्वत डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या शाश्वत डेवलपमेंट, क्या डेफिनेशन करेंगे उसका? शाश्वत डेवलपमेंट का मतलब ऐसा है, इंस्टीट्यूशनल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थात्मक, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए। फिजिकल मतलब भौतिक से मतलब सारी शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक सभी प्रकार की संस्थाएं और इंडस्ट्री सभी आ गई। इवन आप कॉर्पोरेशन एज ए इंस्टीट्यूशन। हाँ, तो इंस्टीट्यूशनल, फिजिकल मतलब भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, सोशल भी होगा। भौतिक में इसमें अपन भौतिक मतलब ये सारा एयरपोर्ट है समझो, या ब्रिजेस है, रोड्स है, हमारे यहाँ इतना ही नहीं, गार्डन्स है। ग्रीन सिटी बनाने के लिए उसमें हम लोगों ने आगे जाना चाहिए। वाटर सप्लाई का ये है, ये सारी चीजें आएगी हमारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके साथ में उन्होंने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा है। एक सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी शहर में बनना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार की सामाजिक क्षेत्र से जो है वो होना चाहिए, जिसमें सामाजिक, इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पर्यावरण जो एक बहुत बड़ा आह्वान है मानवीय समाज के सामने। दिनों दिन हम लोग देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन का जो रेट है, अभी उन्होंने गाइडलाइंस में ऐसा कहा है कि इस देश के 31% लोग अभी शहरों में रहते हैं।
और आने वाले समय में 40% तक के लोग शहरों शहरों में रहेंगे, ऐसा उनका अंदाज है आने वाले 5 साल में। ये रही देश की स्थिति है। पर मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में ये स्थिति इससे भी ऊंची ज्यादा है। महाराष्ट्र में लगभग 41% लोग आज अर्बन एरियाज में रहते हैं और 59% लोग जो है वो देहातों में रहते हैं। और इसीलिए एक आपने देखा होगा, जब देश को आजादी मिली थी तो पूरा हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग था, हमारा जो बजटिंग था, हमारा जो थ्रस्ट था, वो था रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने ये एक्सेप्ट किया था एग्रीकल्चर बेस पूरा अपने इकोनॉमी उसके एग्जैक्टली। और 25% लोग सिर्फ अर्बन एरियाज में रहते थे, 75% लोग देहातों में रहते थे। हमने ये भी माना था कि अगर हम देहातों को आगे लाएंगे, देहातों के वहां पर सभी सुविधाएं करेंगे तो लोग अर्बन एरियाज में नहीं आएंगे। पर कुछ खामियां रही होगी। यानी आपका दृष्टिकोण ऐसा है कि जो रूरल है उसको ही अर्बन बना दिया जाए, वो तो ऐसी रहा है, ऐसा होना चाहिए था। तो रूरल खत्म होगा फिर तो हो रहा है। ये तो आप देख ही रहे ना कि जो पॉपुलेशन आज शहरों में आ रही है, ये एक प्रकार का स्ट्रेस ला रही है, तनाव ला रही है अर्बन एरियाज के ऊपर। आपने देखा होगा कि सुविधाओं के परिपूर्ति के लिए अर्बन एरियाज के ऊपर और अर्बन जो बॉडीज है, लोकल बॉडीज, मैं तो अमरावती शहर का मेयर करके काम किया है, इसके ऊपर काफी तनाव है, क्योंकि फाइनेंशियल एक स्ट्रेस होता है इस सारी चीजों का। पॉपुलेशन आती ही रहती है, बढ़ती रहती है, और हमारी जो रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, इसको हम उस तरीके से अगर नहीं बढ़ा पाए, और विशेष रूप से अमरावती जैसी जो महानगर पालिका है जिनमें कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, औद्योगिकीकरण नहीं होने के कारण जो हमारे टैक्सेशन है, चाहे फिर वो एलबीटी हो, चाहे हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन हो, इसमें हम जिस प्रमाण में हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उस प्रमाण में हम प्रेशर भी इन लोगों पे फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा, इंस्टीट्यूशनल, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह है कि हम हमारी आर्थिक स्थिति को, ये 4 पैरामीटर्स जो है, ये 4 पिलर्स जो है, ये पिलर्स के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होगी, उसको वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वो देखना चाहते हैं। तो इसमें से अपन एक एक चीज यदि लेते हैं अभी, जैसे सबसे पहले तो इकोनॉमी अपन ले ले, अमरावती शहर की जो आर्थिक स्थिति अभी है महानगर पालिका की, हर बार टैक्स को लेके, एलबीटी को लेकर जिसको भी भरना पड़ता है उसके लिए यहाँ हमने कई बार आंदोलन, यानी ऑक्ट्राय, उपकर, फिर एलबीटी, फिर उपकर, फिर ऑक्ट्राय, ऐसे कई आंदोलन देखे। टैक्स के मामले को लेकर यदि ऐसा देखा जाए तो आप भी नगर सेवक रहे हो, आपको भी चुनाव लड़ना पड़ता। चुनाव लड़ते समय आप नगर सेवक, जब भी कोई जनता पे कर का बोझा आता है तो वहाँ पे इकोनॉमी के लिए आप लोग प्रोटेक्शन जनता का करते हो, इन पे आर्थिक भार नहीं पड़ना चाहिए। तो महानगर पालिका की स्थिति और विकट हो जाती है। एक प्रशासनिक व्यवस्था बोलती है कि यहाँ टैक्स बढ़ना चाहिए, शासनिक व्यवस्था उसको रोकती है। तो इनका बैलेंस कैसे हुआ इन चीजों में? आज भी देखो ना कि यदि 10-10 सालों से जिन्होंने अवैध बांधकाम कर लिए, टैक्स भरे नहीं, बढ़ रहा है, चल रहा है, आज यदि उनसे वसूली करने जाए तो सारे के सारे नगर सेवक खिलाफ में हो गए, तो कैसे आर्थिक रिसोर्सेज बढ़ेंगे? नहीं, देखो, जो आप बात कह रहे हो वो बात से मैं पूरी तरह सहमत इसलिए नहीं हूँ कि यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं आए, ऐसा नहीं, आए थे, जरूर आए थे। मैं जब मेयर था तो पहली बार हम लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स का रिवीजन किया। उसके पहले 10 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स का रिवीजन नहीं हो पा रहा था। 6-6.5 करोड़ रुपया हमको प्रॉपर्टी टैक्स से आ रहे थे। हमने एक नया सूत्र, एक नया फार्मूला दिया था जो कि पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट है। उसमें 4 अलग अलग पैरामीटर्स दिए थे। वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कब हुआ, उसका कौन से साल में हुआ, उसका क्या ग्रेडेशन है, ए ग्रेड बिल्डिंग है, बी ग्रेड कंस्ट्रक्शन है, सी ग्रेड कंस्ट्रक्शन है, कौन से एरिया में वो है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास एरिया में है, और उसका यूज क्या है, व्यापारिक क्षेत्र इसमें रहता है। और ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक फार्मूला बनाया था, एक स्कीम बनाई थी। उस स्कीम के ऊपर आपने जैसा कहा कि उस वक्त भी नगर सेवकों की तरफ से काफ़ी उसको विरोध हुआ था, पर हमने उनको यही समझाया था कि अगर हम लोग इस तरीके से हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो रोकते रहे, आखिर में ऐसा है कि अगर डेवलपमेंट चाहिए, अच्छी सुविधाएं लोगों को चाहिए, लोग अर्बन एरिया में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि उनको अच्छी सुविधा चाहिए। फिर उनको सुविधा सारी शहरों की चाहिए, पर टैक्सेशन अगर देहातों का चाहिए, तो ऐसा तो मैच नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको रिवीजन किया था। मुझे याद है आज भी लगभग 53,000 उसमें ऑब्जेक्शंस आए थे कि भाई ये आपका जो टैक्सेशन है हमको मंजूर नहीं।
हमने कहा था कि कोई बात नहीं, हमने 53,000 लोगों को हियरिंग दिया था। और मुझे आपको एक बात बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि ये 53,000 में से सिर्फ 1,700-800 कुछ केसेस जो थी वो जेन्युइन मिली थी, कि जिसमें एग्जॉर्बिटेंट मतलब बहुत ज्यादा टैक्सेशन हुआ था, उनको हमने बैलेंस करके उसको ये कर दिया। बाकी सब लोगों ने हमारा टैक्स मान्य कर लिया था। तो ये 6-6.5 करोड़ रुपए का जो म्यूनिसिपल टैक्स था, प्रॉपर्टी टैक्स था, एक ही साल में 12.5-13 करोड़ के ऊपर डबल के ऊपर गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है, एक जो शहर होता है उसकी अपनी एक औकात होती है पैसे देने की, आदमी की भी। यस, और हमको ये बैलेंस रखते आना चाहिए। एकदम से लाद भी नहीं सकता, एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको और लोकल बॉडी जो है, ये दोनों का कॉन्फ्लिक्ट जो ये कोई नया थोड़ी है, ये तो बरसों से चल रहा, चलता रहेगा। अथॉरिटीज में जो दोनों लोग बैठे हैं, एक अथॉरिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, हमारे जो कमिश्नर होते हैं वो है, दूसरे हमारी लोकल बॉडीज होती है, जो आम सभा होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है। दोनों को मिलकर यह सोचना चाहिए कि ग्रोथ भी होना चाहिए, ये आगे भी बढ़ना चाहिए, लेकिन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं आना चाहिए। एक बार अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। एक इलास्टिक रहता है और एक यहाँ पर खुट्टी में आप लोगों ने एक इसमें लगाया और वो खींच के हम लोग इसको दूसरी तरफ लगाते हैं, तो ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। तो इसमें दो ही चीजें हो सकती है, एक तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ तो ये जो स्कीम है जिसको हम इलास्टिक के तौर पे देखते हैं, ये स्कीम है, इसको खींच रहे तो ये टूट जाएगा, मतलब स्कीम फेल हो जाएगी, या फिर जो जिसको हमने वो लगाया हुआ है वो निकल के बाहर आ जाएगा। ये दोनों चीजें नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीजें नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को कोई भी योजना में जाते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे फिर वो कमिश्नर रहे, चाहे हमारी लोकल बॉडी रहे, कि भाई इसमें जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हमारे ऊपर आने वाले हैं, अल्टीमेटली क्या है, कोई भी स्कीम हम लोग जब अडॉप्ट करते हैं, चाहे फिर वो स्मार्ट सिटी का स्कीम हो, चाहे IRDP का स्कीम हो, चाहे और भी कोई शासन की कोई नई नई योजना आती है JNREM है, तो ये स्वीकारते वक्त हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका जो बोझा है वो आम जनता के ऊपर जो पड़ेगा उसमें वो सस्टेन कर सकेंगे। ये नहीं कि हमको आगे नहीं जाना, हमको आगे जाना है, जरूर जाना है, पर कुछ भी हासिल करके नहीं, कुछ भी हासिल करके नहीं। हम लोगों के छाती पे घुटना रख के तो वसूली नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी में इसीलिए ये सारी व्यवस्थाएं दी गई है कि आप इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो, चाहे कोई भी योजना है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब IRDP की योजना आई थी अमरावती में, इंटीग्रेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया था, तो ये इंटीग्रेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के वक्त डॉक्टर सुनील देशमुख उस वक्त आमदार थे, MLA थे, उन्होंने उसमें स्कीम दिया था 114 करोड़ रुपए की योजना। उस वक्त पहली बार शहर में, मतलब अमरावती शहर के लोगों के लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी कि 114 करोड़ 2009-10 की बात में, अब 2001 साल की बात में बता रहा हूँ आपको, 15 साल पुरानी, इतना पैसा शहर में आ रहा। उसको एक योजना में ढाला था। उसका जो GR है आप देखोगे तो पहली बार ऐसा हुआ था कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट का अर्बन डेवलपमेंट विभाग का शेयर था, उसमें हमारे स्टैट्यूटरी बोर्ड जो है उसका शेयर था, उसमें यहाँ की जो DPDC होती है उसका शेयर था, उसमें फिर हमारे कॉरपोरेशन का शेयर था, उसमें फिर कुछ लोग 114 करोड़ का किया था। और ये करते वक्त जो ट्रांसपेरेंसी रखी थी, उसका एक मॉडल बना के, उसका जो GR है मॉडल है, पूरे प्रेस के सामने जाकर के उन्होंने ये बताया था कि मैं शहर के लिए ये ला रहा हूं और इसमें ये प्रावधान है। और लोगों के सामने रखने के बाद लोगों की उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं जो थी वो देखी थी। फिर उसके बाद में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन यहाँ दिया था शहर में, यहाँ के चुनिंदा लोगों के लिए। फिर उसमें कुछ व्यापारी थे, प्राध्यापक थे, वकील थे, इंजीनियर थे, जो इलाइट क्लास हम बोलते हैं, जो जिनको इन सारी चीजों के प्रति इंटरेस्ट होता है, उनके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था और उसके बाद में उन्होंने इसको अंतिम स्वरूप दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी योजना जब आती है तो एग्रीमेंट जो होता है वो तो हमारी लोकल बॉडी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होगा, हमारी लोकल बॉडी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में होगा, और लोकल बॉडी की तरफ से कमिश्नर साइन करेगा। पर अंतिम बोझा जो है, अंतिम जो उसका जो व्यक्ति है वो है हमारा यहाँ का नागरिक जो है, जो हमारा सिटीजन है। तो इसलिए कोई भी चीज स्वीकारते वक्त हमारे सिटीजन जो है, शहर के जो है, उनको ये बात का पूरा एहसास होना चाहिए, ये क्या चीज है, कब आने वाली है, कितना पैसा आने वाला है, हमारे ऊपर क्या प्रेशर आने वाला है, और ये सारा प्रेशर हमने कितना सहन करना चाहिए, और एक शहर को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या करना चाहिए। मैं आपका सचमुच में बहुत ही अभिनंदन करना चाहूंगा कि पहली पहल देख रहा हूं मैं खुद भी काफी दिनों से इसके बारे में सोच रहा था।
और ये भी सोच रहा था शायद प्रेस में, पेपर में, कोई मीडिया से इसके बारे में सारी चीजें आ जाए, ताकि कॉमन मैन जो है, जिसको आगे आके ये सारा जो मिशन स्मार्ट सिटी के ऊपर उसको वर्कआउट करना है, देखना है, जिसको सहना भी है, एंजॉय करना है, सहना भी है, जनता को एंजॉय भी करना है, सहना भी है, एंजॉय करना है। ऐसा कोई चीज अच्छी लाओगे तो सहना भी तो पड़ेगा थोड़ा। ऐसा तो नहीं होगा कि सारा विकास हो जाएगा और हमको एक पैसा भी नहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो तो दिन खत्म हो गए। स्मार्ट दिखना है तो शरीर को भी सजाने के लिए कपड़े महंगे खरीदना पड़ता है। जिसको अच्छा दिखना है वो सुबह उठ के वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है, थोड़ा मेहनत करता है। तो ये सारी चीजें जो है इसके लिए मैं आपका बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि एक विजन अमरावती करते करते एक लेवल पर यहाँ आना था जहां हम अभी आ गए कि स्मार्ट सिटी होने जा रही है। होती तो क्या, नहीं होती तो क्या, नहीं होती तो क्या हम स्मार्ट नहीं बन सकते बिना गवर्नमेंट के प्रयोजन के, और होती तो जनता का। इस पर एक अभी अब डिस्कशंस आपसे चालू किए। जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल स्थिति में अभी जैसे एलबीटी भी यहाँ से हट गया। मुख्य सोर्स था महानगर पालिका का। निश्चित रूप से ऊपर से यदि आपको कोई फंड मिला तो आपकी भी जेब की कितनी कैपेसिटी है ये देखेंगे। निश्चित रूप से जेब की कैपेसिटी एक कानून बनने के कारण अभी महानगर पालिका की कम हो गई है। एलबीटी 70% रेवेन्यू आपका एलबीटी से था, 30% में प्रॉपर्टी अदर्स टैक्स से था। अब या तो प्रॉपर्टी टैक्स तो बोझा है वो 70% का, या गवर्नमेंट से कंट्रीब्यूशन मिले, तो इसका बैलेंस कैसे होगा? क्योंकि प्राथमिक आवश्यकता आपने बताया कि आपको फाइनेंशियल मजबूत होना है, तो आपको स्मार्ट सिटी में हम काउंट करेंगे, तो आपको आपके पास पैसा है तो आपको पैसा मिलेगा। सही बात है। आपके पास पैसा नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, यानी पैसा दिखा के पैसा लेना जैसा बिजनेस में होता है, वहां वही सिस्टम यहाँ पे भी। आपके पास यदि कुछ है तो आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं तो आपको नहीं। तो ये कुछ जो पैसे के नाम से देना, इसके लिए अदर सोर्सेस आप अभी क्या आपके हिसाब से सजेस्ट रहेंगे? क्योंकि आप महानगर पालिका काफी साल रहे, मेयर भी रहे, बहुत अच्छा कार्यकाल आपने लिया, आप सुनील देशमुख के काफी करीबी रहे, राजनीति में करीबी, निश्चित रूप से आपको इसकी जानकारी तो होगी कि इसके अलावा यदि टैक्स, यदि एलपीटी हट गया, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी पे यदि अब डिपेंड अमरावती महानगर पालिका है, तो कितना बोझा उन पर रहेगा, या अदर सोर्स क्या रहेंगे आपको दिखाने के लिए कि हम भी स्मार्ट सिटी में आने लायक है? देखो, आपने जो प्रश्न मुझे पहले कहा था उसका ही मैं उत्तर जवाब देता हूँ। इसके साथ में वो जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपने कहा था, देखो अभी गवर्नमेंट की जो थिंकिंग है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो आपने कहा था कि हम लोग अपने रिसोर्सेज बढ़ाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो पॉपुलिस्ट निर्णय करना चाहते हैं। हम लोग चुन के आना है तो हमको ऐसा लगता है किसी पे बोल वोट बेस्ड राजनीति का, वोट बेस्ड राजनीति, बिल्कुल आपने एकदम सही वर्ड कहा। वोट बेस्ड राजनीति के चलते हुए हम लोग ये कुछ करना नहीं चाहते। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की एक पॉलिसी, आजकल नई पॉलिसी ऐसी है कि हम आपको 2 रुपए देंगे पर 1 रुपया आपको भी लगाना पड़ेगा, और जिसकी 1 रुपया लगाने की ताकत नहीं है, इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, ताकत तो फिर ऐसा इच्छा है तो ताकत बनती है, और अगर नहीं बनती है तो फिर छोड़ दे सकते। पर हम लोग इच्छा ही नहीं रखेंगे तो आगे नहीं आएंगे 1 रुपया बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने ये अभी पॉलिसी करके एडॉप्ट किया है कि अगर आपका कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा तो हम कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे। और लोकल, जिसका आपने कहा कि लोकल बॉडीज जो है वो अपने बलबूते के ऊपर कोई विकास नहीं कर सकती है। हमारा सारा के सारा पैसा जो है, आज हमने देखा है, हमारा सारा पैसा जो है वो सैलरी के ऊपर, और हमारा जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, मतलब बिजली है, पानी के पैसे है, हेल्थ के हमारे जो है, स्कूल है हमारे कॉरपोरेशन के, और ये सारे करने के बाद में जो कुछ भी है इसमें सारा पैसा खर्च हो जाता है। और आज तो डेवलपमेंट की स्थिति अमरावती महानगर पालिका की ऐसी है, बीच में हम लोगों ने, अभी मैं हाउस में नहीं हूँ तो मुझे एकदम करंट पर अभी एक बार जो मीटिंग हुआ था बीच में कमिश्नर साहब के साथ, आदरणीय सुनील देशमुख जी ने, हमारे विधायक जो, उन्होंने मीटिंग किया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम लोग 3.5 करोड़ रुपए पर मंथ डेफिसिट चल रहे हैं। मतलब हमारी जो आमदनी है उससे हमको 3.5 करोड़ रुपया ज्यादा खर्चा है, तो साल का लगभग 40-50 करोड़ रुपए का डेफिसिट है। और इसीलिए जो यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके बिल नहीं दे सकते हैं, सैलरी के पेमेंट नहीं हो रहे हैं। तो आपने जो कहा वो सही बात है कि अगर ये लेना है तो हम लोग ये पैसा कहाँ से लाएंगे, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा खड़ा करेंगे, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। ये जो सोच है, इसके लिए हमारी लोकल बॉडीज के सारे मेयर है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, सभी गट नेता है, विरोधी पक्ष नेता है, पक्ष नेता है, कमिश्नर साहब है, इन लोगों ने बैठ के इसका कुछ प्लान देना चाहिए, लोगों के सामने जाना चाहिए कि हम स्मार्ट सिटी में, ऐसा नहीं होगा। स्मार्ट सिटी का आप जो एक, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी के लिए उन्होंने 2015-16 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2019-20 फाइनेंशियल ईयर, ये 5 साल में उनको स्मार्ट सिटीज डेवलप करना है। और ये जो डेवलपमेंट होगा उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, केंद्र शासन ने 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कंट्रीब्यूट करने का उन्होंने तय किया है।
100 सिटी के लिए 48,000 करोड़, मतलब एक मोटे मोटे तौर के ऊपर 500 करोड़ हर सिटी के लिए वो देना चाहते हैं। तो उनकी ये 500 करोड़ रुपए वो जो देंगे तो पूरा इस तरीके से दे नहीं देंगे। उनका कहना ऐसा कि ये 500 करोड़ के लिए 500 करोड़ आपको भी देना है, स्टेट गवर्नमेंट ने देना चाहिए, यहाँ की लोकल बॉडी ने उसमें दोनों मिलकर देना चाहिए, दोनों ने मिलकर देना चाहिए। वो कैसा लेना है? हाँ, 100 करोड़ तो कम से कम उन्होंने मिनिमम 100 करोड़ कॉर्पोरेशन जो यूएलबी है, अर्बन लोकल बॉडीज जो है, उनके 100 करोड़ आएंगे, उसके ऊपर वो बोझा रहेगा। ये तय किया है, ये कोई अभी इसमें कोई मतलब आशंका नहीं है, जो है वो स्पष्ट रूप से उन्होंने गाइडलाइंस इसके दे दिए हैं। तो हम लोग जब उसमें एंटर कर रहे हैं, जो बहुत ही एकदम महत्वपूर्ण सवाल आपने किया कि जब हम लोग उसमें एंटर कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि हमने एंट्री करना चाहिए। देखो, ऐसा है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, ग्लोबलाइजेशन है, पूरी दुनिया के स्पर्धा में हम लोग खड़े हैं। तो आने वाले समय में अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आना चाहता है इस देश में, तो ये पहले ये देखेगा कि जिस शहर में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है वो स्मार्ट सिटी है कि नहीं। अगर वो ये लॉन्ग टर्म ये देखेगा, जरूर देखेगा। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी आपने देखा टेक्सटाइल हब आया है, वहाँ पे शाम इंडो फैब करके एक इंडस्ट्री का उद्घाटन के लिए सीएम साहब आए थे। तो हम लोग डॉक्टर सुनील देशमुख साहब और हम लोग उनके साथ में बात किए। तो वो जो उसके ओनर थे, उन्होंने कहा कि मैं 2-3 इन्वेस्टर को लाया हूँ आज, इसलिए कि भाई आप चलो, देखो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करो। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अरे यार, कहाँ, कौन सी अमरावती एयरपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, नागपुर से गाड़ी से जाना पड़ेगा, सारी चीजें। पर जब मैंने उनको यहाँ लाया और होटल में रुकाया, महफिल इन में, और वो जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा अरे यार, बहुत बढ़िया शहर है, यहाँ तो पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, यहाँ तो रास्ते बहुत बढ़िया है, सारा एनवायरनमेंट अच्छा है, ये तो मेट्रो के जैसा शहर लगता है। तो ये बात बहुत अहम है। अगर हम लोग इस 100 लोगों की स्पर्धा से अगर छूट जाएंगे, देखो 10 शहरों का उन्होंने दिया है। और इसमें एक मजे की बात मैं बता रहा हूँ कि जो गाइडलाइंस आई है उसमें आपके लिए एक बहुत आश्चर्यजनक इसमें एक बात है कि 100 शहर कौन से होंगे, इसको उन्होंने पॉपुलेशन के आधार पर और इसके आधार पर, मतलब अर्बन पॉपुलेशन और इसके आधार पर उन्होंने डिसाइड कर दिया। इसमें पहले नंबर के 13 सिटीज रहेगी उत्तर प्रदेश से, जो बहुत बड़ा शहर स्टेट है, हम जानते हैं, बड़ा है। उसके बाद में 12 सिटीज रहेगी तमिलनाडु की, 12, और 10 है महाराष्ट्र की। तो ये सिर्फ 3 ही स्टेट ऐसे हैं जिनके डबल फिगर है। गुजरात में से सिर्फ 6 है, जहां से खुद प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, वहां से उन्होंने सिर्फ 6 सिटीज को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो ये हम लोग चाहते हैं कि हम लोग स्मार्ट सिटी में जरूर एंटर करें, पर एंटर करते वक्त, मतलब अभी आपको पता है, बहुत हम लोग भी पढ़ रहे हैं, आपने भी पढ़ा है कि 30 जुलाई उन्होंने उसके लिए लास्ट डेट दी है। 30 जुलाई को स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, 30 जुलाई को स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ 10 शहरों की लिस्ट भेज देना कि हमारे इसमें सिलेक्ट करके ये 10 शहर जो है, उन्होंने उसके पैरामीटर्स दिए हैं, कुछ उसके ये दिए, बिंदु दिए कि ये इसके ऊपर 10 मार्क, इसके ऊपर 10 मार्क, उसमें अब आगे जाएंगे। और इसके अनुसार वहां पर एक स्टेट लेवल कंपटीशन होगा। जितने भी लोग वहां पे अर्जी करेंगे, जो भी शहर अर्जी करेंगे, और इसके लिए कोई मतलब हम लोग जो सोच रहे थे कि सिर्फ महापालिका, बड़े शहर, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाला कोई भी शहर इसमें हिस्सा ले सकता है। तो इसमें फिर ऐसा होगा ना, नॉमिनेशन हुए होंगे पहले, ये 10 सिटी के बाद नॉमिनेशन भी होंगे कि भाई चलो मैं स्मार्ट सिटी में आना चाहता हूँ। बिल्कुल होगा। ऐसे कितने शहर हुए होंगे? अभी उसमें से 10 सिलेक्ट करना है। कंपटीशन में एक एग्जाम में बैठे, समझो बूढ़े और साहब प्रेजेंटेशन के लिए गए, अपने यहाँ से जनप्रतिनिधि जाएंगे, अपने यहाँ के पालक मंत्री है, सब लोगों को कहीं ना कहीं एफर्ट्स तो लगेगा ही, कहीं ना सोर्सेस लगे, एफर्ट्स लगेगा, इच्छा शक्ति लगेंगी। तो उन लोगों में 10 लोगों में अपने को चुनना है। अभी बात अपनी आ रही फाइनेंशियल स्थिति पे, बात वापस अभी एलपीटी भी हटा, फाइनेंशियल स्थिति भी। हमारी बात अटकी हुई है अभी कि अमरावती शहर में आर्थिक रिसोर्सेस कैसे बढ़ेंगे। मिलिंद चिमुटे बहुत अभी जवाब उस ढंग से आया नहीं हमारे पास में कि क्या सोर्सेस रहेंगे। दूसरी बातें हो गई एक छोटे से ब्रेक के बाद में कि अमरावती के आर्थिक सोर्सेस पे मिलिंद चिमुटे का क्या विजन है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार। ब्रेक पे जाने से पहले बात थी अमरावती की आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति से अमरावती कैसे उभरेगा, यदि स्मार्ट सिटी में जाना है
तो आपको खुद की कमाई चाहिए, खुद की जितनी ज्यादा कमाई उतनी आपको आर्थिक मदद। जैसे कि 5 साल का बताया कि 5 साल में 500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। उसके लिए 500 करोड़ रुपए अमरावती से 500 करोड़ है ना, 500 करोड़ की एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि मिनिमम जो यहाँ पे आवश्यकता है वो तो जितनी यहाँ की कमाई, उससे ज्यादा खर्चा अमरावती महानगरपालिका को है। इससे ज्यादा 100 करोड़ रुपए अमरावती महानगरपालिका कहां से निकालेगी इन देने के लिए? यदि हमको स्मार्ट सिटी में जाना है तो 100 करोड़ की व्यवस्था करनी। वो व्यवस्था कैसे होती है जानते हैं हमारे माजी महापौर मिलिंद चिमोटा से। नहीं, आपने जो कहा सही बात है, पर इसके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। आने वाले समय में हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाया जाए, हमारा उत्पन्न जो है वो बढ़ना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर सुनील देशमुख जी ने, विधायक जी ने यहाँ पर जो मीटिंग लिया था उसमें कमिश्नर साहब के जो सभी पदाधिकारी उसमें मौजूद थे, मेयर थे और सभी कॉर्पोरेशन के लोग थे। तो एक नया कंसेप्ट उसमें आया था कि 0.3% एडिशनल एफएसआई, पेड एफएसआई जिसको हम बोलते हैं, कि अगर आप उसका पैसा देने के लिए तैयार हो तो आपके इसके ऊपर आपको 0.3 एफएसआई ज्यादा मिलेगा। मतलब वो 0.3 एफएसआई जो आपको मिलेगा वो एफएसआई आपको पेड एफएसआई के रूप में मिलेगा, उसके पैसे भरना पड़ेगा। और उस वक्त ये कोल्हापुर में हुआ है। वो पॉइंट एफएसआई जो ये बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से एक प्रकार का प्रॉपर्टी सेल वन टाइम का ही है, रेगुलर रिकरिंग की बात बता रहा मैं आपको। देखो ऐसा नहीं है, 0.3 का जो एफएसआई मिलेगा ये पुराने बिल्डिंग्स के ऊपर भी मिलेगा, नए बिल्डिंग्स के ऊपर भी मिलेगा, नए कंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी मिलेगा। आज शहर में ऐसी कई प्रॉपर्टीज है कि जैसे मेरे पास 5000 फीट का प्लॉट है और मैं वहां एडिशनल रिसोर्सेस हो, गारंटेड रिसोर्सेस कहाँ हो? ये गारंटेड ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटेड इसलिए है कि आने वाले समय में हर कोई उसका लाभ लेगा। आपको तो हर साल उसको 3% निकालेगा ना? नहीं, तो इसके बारे में हम लोगों ने कमिश्नर से कहा था कि भाई इसके बारे में एक नोट दी जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब अमरावती आए थे, उन्होंने मीटिंग लिया था, उसमें इस बात को उन्होंने सहमति व्यक्त की थी कि मैं 0.3 एफएसआई ज्यादा का अमरावती शहर को दूंगा। उसके लिए जो उनके सामने जो नोट गई थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, उसमें उन्होंने ये कहा था कि इसमें से हम लोग 100 करोड़ जनरेट कर लेंगे 5 साल तक लगातार 5 साल में हम लोग 100 करोड़ 100 करोड़ रुपया हमको इसमें से ज्यादा आमदनी होगी। और मुझे भी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पहले 1-2 साल में तो ज्यादा आएगी, क्योंकि ये जो अभियान चल रहा है अतिरिक्त अवैध बांधकाम का, तो इसको रेगुलराइज करने के लिए अगर उसका एफएसआई खत्म हो गया है और बांधकाम ज्यादा है तो उसको अवैध के रूप में उसको हम लोग रेगुलराइज भी नहीं कर पा सकते थे। पर अब ऐसी स्थिति है कि अगर किसी के पास 3000 फीट का प्लॉट है और 1000 फीट का ज्यादा का बांधकाम हुआ है, गलती से हुआ है, तो वो 1000 फीट के उसने पैसे भरना है पेड एफएसआई के रूप में और उसका पैसा कॉर्पोरेशन को मिलना है। और उसी के ऊपर काफी वहां पर ये चल रहा था कि भाई पेड एफएसआई के लिए कितना पैसा देना चाहिए। और हमारी भी यही धारणा थी कि वो उसका जो मिनिमम है, तो जो हमारा जो इसका रेडी रेकनर रहता उससे 50% 60% उसने पे करना चाहिए। वो कुछ जगह के जितने एडिशनल लिया उसका 500 रुपए की जगह रही तो 60% 300 रुपए 300 रुपए फुट के हिसाब से एक प्रकार का टीडीआर टाइप में होगा। जो टीडीआर तो हाँ, तो टीडीआर का तो बेनिफिट कॉर्पोरेशन को कुछ भी नहीं मिलता है। टीडीआर जो है तो हम लोग जगह लेते हैं, उसके अगेंस्ट में उसको टीडीआर दे देते हैं, वो टीडीआर वो सेल करता है, उसको पैसे मिलता है, कॉर्पोरेशन को कुछ नहीं मिलता है। तो ये एक अच्छी पर्यायी व्यवस्था हुई है और मुझे यकीन है इसमें से 50, 60, 70 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन को आएगा। ये जो 5 साल का आप प्लानिंग बता रहे, हम लोग बता रहे कि जिसमें स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से लेके 19-20 तक, तो इसमें से एक बड़ा कंपोनेंट आएगा, जरूर आएगा ये 0.3 एफएसआई के इसमें से। और इसीलिए ये विजन करके इसको आगे लाया था डॉक्टर सुनील देशमुख साहब ने कि भाई इसके माध्यम से कुछ पैसा आ जाए। फिर इसके बाद में अभी प्रॉपर्टी टैक्स का रिवीजन चालू है। अब प्रॉपर्टी टैक्स का जो रिवीजन अभी शहर में चालू है उसके बारे में अलग अलग धारणाएं, अलग अलग मत है। तो इसके बारे में मैं भी सोच रहा हूँ कि इसको अगर हम एमिकेबली भी सेटल करते हैं, अगर उसके बाद बहुत ज्यादा हार्डशिप या पेबल कैपेसिटी में भी कैपेसिटी है, वो वहाँ की जो लोकल बॉडी है, मेयर मैडम है और उनके सारे लोग जो है वो और कमिश्नर, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उनके बीच में अगर कहीं मनमुटाव नहीं होगा, कोई उसमें डबल के लिए तो मंजूर सदन भी है, सदन ने तो मान्यता। उसके अलावा यानी कैसा, मेरी कमिश्नर साहब से भी बात हुई थी इस चीज को लेकर, कैसे बढ़ेंगे। करीब 1,10,000 के आसपास घर रजिस्टर और करीब 50-60 हजार घर ऐसे हैं जिनका नोंद ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, टैक्स ही लागू नहीं है कभी। मैंने जब ये असेसमेंट करवाया था, मेयर था मैं, तो उस वक्त 6.5 करोड़ रुपए हमारे को आमदनी आती थी और हमने जो रिवीजन करवाया था, नए कितने मिले आपको? तो उसमें हमको तकरीबन 15 से 20 हजार घर नए मिले थे।
अब ये चीज को भी देखो कितने साल हो गए, ये 2005-6 में तो वही शायद चल रही है अभी नए घर का तो रिवीजन, क्योंकि तो ये 20,000 घर तो आपको ऐसे मिलेंगे। उस वक्त अगर 15,000 घर हमको मिले थे, 1 लाख 5 साल में कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड से बढ़ा, 1,30,000 शहर बहुत फैला है अभी। यस, 1,30,000 प्रॉपर्टीज तो उस वक्त थी। तो ये 1,30,000 प्रॉपर्टीज के भी ऊपर रिवीजन होगा, कुछ उसमें थोड़ा बढ़ोतरी होगी, तो उसमें से कुछ 10-20% भी अगर बढ़ता है उसमें उसका पैसा मिलेगा। फिर ये 21,000 नए घर जो है उसका तो कुछ भी नहीं मिल रहा, इसमें पता ही नहीं है। अभी ये जो गिनना शुरू किया है, हर प्रॉपर्टी को नोट करना चालू किया है, ये इसमें से कुछ पैसा जरूर जनरेट होगा और ये लॉन्ग टर्म में मिलेगा, ये तो हर साल मिलेगा। इसके लिए हम लोग जब थे, हम लोगों ने एक उस वक्त ये प्रपोजल भी दिया था कि इसको सैटेलाइट के माध्यम से जो मैपिंग होता है, सैटेलाइट के माध्यम से जो नंबरिंग होता है हर प्रॉपर्टी में, इसमें बहुत अच्छी सुविधा है कि हम लोग जोन वाइज अपने सैटेलाइट से पिक्चर निकाल के हर प्रॉपर्टी को उसको नंबरिंग कर देंगे, और अगले साल जब निकालेंगे तो हमको बराबर पता रहेगा कि ये पिछले साल खाली प्लॉट था, उसको सिर्फ ओवरलैप करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा ये नई प्रॉपर्टी बनी है, ये प्रॉपर्टी सिंगल स्टोरीड थी, ये डबल स्टोरीड बनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो कलेक्शन आएगा उसमें से भी अच्छे पैसे आएंगे। फिर ये जो हार्डशिप और रेगुलराइजेशन का जो प्रक्रिया चल रही है, कि जो जिन्होंने अवैध बांधकाम, मैं उसको एकदम से अवैध नहीं कहूंगा, उन्होंने अतिरिक्त बांधकाम किया है, तो वो अतिरिक्त बांधकाम उसी वक्त अवैध हो जाएगा जब वो डिसाइड हो जाएगा कि भाई ये उसके एफएसआई में भी नहीं बैठता है, कोई परमिशन भी नहीं लिया है, तो ये अवैध बांधकाम या अतिरिक्त बांधकाम जो हुआ है उसको रेगुलराइजेशन करने के लिए पेनल्टीज है, वो पेनल्टीज उसको देना पड़ेगा, और वो पेनल्टी दे के अगर वो उसको रेगुलराइज करता है तो काफी बड़े पैसे उसमें से भी आएंगे। तो जो है तो स्मार्ट सिटी के लिए जो आवश्यकता है। अब हाँ, इसमें एक बात जरूर है कि जो हमारा डेफिसिट है वो डेफिसिट मीट आउट करके ये ऊपर से कितना पैसा हमको आएगा, इसके बारे में तो वही लोग बता सकते हैं। शहर की सीमा बढ़ाने के बारे में भी चल रहा था, उससे भी क्या फायदा होगा, अगर बढ़ सकती शहर की सीमा, कोई नियम में बैठते थे? देखो, शहर की सीमा बढ़ाना मुझे मतलब बहुत व्यवहार्य नहीं लगता है, क्योंकि जो आसपास के देहात थे, जब अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ है तो साठे कमीशन के रिपोर्ट में ही था कि ये शहर फिजिबल नहीं है, यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं हो सकती है। पर उन्होंने फिर एक बडनेरा था, छोटी नगर पालिका थी, कुछ देहात थे जैसे नवसारी था, राड़गांव था, जेवड़ था, ग्राम पंचायत को हमने इंक्लूड करके हमारा एक महापालिका बनाई थी। उनका विकास करते करते तो अभी तक हम थक गए। ऐसा है कि जब हम लोग किसी को अपने पास में, किसी को अपने घर में लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसको फिर उसको सारा पालना पोसना सब सारी चीजें करते आना चाहिए, और उसमें से कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू तो नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है। ये सीमाएं बढ़ाने की बात तब होती है जब कोई इंडस्ट्रियल जोन आगे दिख रहा है आपको, या कोई ट्रेडिंग जोन आपको आगे दिख रहा है कि इनको हम लोग अंदर ले लेंगे तो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाएगा, हमारा एलबीटी बढ़ जाएगा, हमारा ये बढ़ जाएगा, उसमें वो व्यवहार हो जाती बात। पर देहात जो बाजू में सटके लगा हुआ है उसको अंदर लेना है तो लायबिलिटी स्वीकारने के जैसे, क्योंकि उनका डेवलपमेंट आज नहीं हुआ है। तो सीमाएं बढ़ाना ये कोई मार्ग नहीं है, मुझे नहीं लगता। जैसे भी अपने एक एफएसआई के बारे में थोड़ा सा, मैं इससे हटके थोड़ा सा प्रश्न है उसमें पूछना आपसे, जैसे 0.30% का दिया तो उससे उसको 0.50 क्यों नहीं करते, फिर 1% क्यों नहीं बढ़ाते? क्या इसमें क्या सीमाएं आती है, क्यों नहीं कर सकते ऐसा? ये शासन यही फोर्स बढ़ाने की है। नहीं, देखो, शासन ने इसके बारे में, आप जो कह रहे हैं बहुत सही बात कही आपने, पर शासन का इसके बारे में धोरण फिक्स है। पॉइंट मैं तो सिर्फ इससे यदि इनकम बढ़ती है तो फिर 30 क्यों, 50 क्यों नहीं? इसके बारे में उन्होंने कोल्हापुर में ये पैटर्न जो है 0.3 का, ये वहां पर उन्होंने दिया था गवर्नमेंट ने 0.3%। जैसे हम टीडीआर का अगर सोचे तो 0.4 है उसमें, तो इसमें 0.3 उन्होंने डिमार्केट करके दिया कि 0.3% आपको ज्यादा लेते आएगा। और आप जो अतिरिक्त एफएसआई की बात कर रहे हैं, तो अतिरिक्त एफएसआई जो नॉन पेड एफएसआई है उसमें आपको एफएसआई के पैसे नहीं देना है, पर कंस्ट्रक्शन जो पेड एफएसआई के लिमिटेड है 0.30 के पेड नहीं कर सकते, उसका वहां अटका नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि इसके पीछे काफी लॉजिक है। अच्छा। कि वहाँ की एनवायरमेंटल स्टेटस कैसे रहेगी। बहुत ज्यादा भी अगर हम लोग कंजेशन बना देंगे शहरों में, फिजिबल नहीं रहेगा, ट्रैफिक और दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा, पार्किंग की व्यवस्थाओं का प्रश्न आ जाएगा, सैनिटेशन का प्रश्न आ जाएगा। क्योंकि हमने सिटी का जो प्लान बनाया है उसमें ये धारणा रखी है कि भाई ये टाउनशिप में या ये बस्ती में इतने हैं, इतना रोड की चौड़ाई जो है, लेआउट जब बनता है वो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है कि हम लोग देखते हैं कि लेआउट जब करते हैं तो 6 मीटर का रोड डालते हैं, 9 मीटर का रोड डालते हैं। अगर हम लोग ये सोचते हैं
कि आने वाले दिनों में हमको 20 सालों का आगे प्लान करना पड़ेगा। 10 मंजिला इमारत बनाना है, 5000 फीट के, इसमें हमको 200 लोगों को रखना है, तो नेचुरली हमको फिर रास्ते भी बड़े करना चाहिए था, हमारे को ड्रेनेज भी बड़ा करना चाहिए था। फिर हमारे जो बायलॉज है, जो प्लानिंग डेवलपमेंट की प्लानिंग है उसके हिसाब से अपने FSI 1 1.5 कहीं एरिया में 2, तो 0.3 के ऊपर वो नहीं जाएगा। और जो डी क्लास कॉर्पोरेशन है उसके लिए जो बेसिक FSI जो 1 है अभी, उसको बढ़ाने के लिए उनका प्रक्रिया चालू है। अभी हमने देखे कि बिना अतिरिक्त टैक्स का भार, क्योंकि एक सोर्स बचा हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स पे ठीक है, जिसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ज्यादा उनको टैक्स बढ़ा के अभी एक वन टाइम पोजीशन, बाद में तो सब चीज रेगुलर हो जाएगी। एक 0.30% के FSI, अब FSI को लोग कितना ले पाते, कितना बता पाते, कई जगह तो ऐसा था यदि आपको जब तक चेक नहीं करेंगे तो आपके पास में जब तक कोई आएगा नहीं, आप जो चल रहा है उसी में चलता। जनता भी बहुत कुछ हो गए सरकार के पास जाए कि मैंने मेरा टैग ज्यादा बांधकाम कर लिया, इसका टैक्स, और ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं सर्च करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं लगेगी, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, कर्मचारी लगेंगे, कर्मचारी कम है, कर्मचारी बढ़ाना तो फिर वापस पगारें बढ़ेगी, पगार बढ़ेंगी फिर आवक बढ़ानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। और विजन अमरावती में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट के लिए चर्चा हम कर रहे हैं माननीय मिलिंद चिमोटे से, और अभी तक कुछ चर्चा हुई टैक्स को लेकर, आर्थिक को। अगला भाग इसमें आगे की चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। आप आए हमारे चैनल में, लोगों को जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनश्च आपका आगमन कल, फिर हम आपका अगला भाग रखेंगे कि स्मार्ट सिटी के लिए, फिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चीजें लगती है। देखते रहिए कल क्या स्मार्ट सिटी में अमरावती शहर का नाम आ सकता है।